Hello guys, so this is our next chapter in economics, that is sector of Indian economy. So let's read it. Its time is 1:22 a.m. Okay, so let's see what chapter says. Look at these pictures. आपको ये पता चलेगा कि कुछ लोग हैं वो अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं. कोई सर्विस कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा है तो कोई सर्विस बेच रहा है. एंड दिस इज़ एवरीवेयर हैपनिंग अराउंड अस, राइट. लुक एट दिस पिक्चर्स, यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स हेयर. कोई ईंट थाप रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कपास सूख रहा है, कोई बेच रहा है, कोई चीज़ें कर रहे हैं. सो यहाँ पे लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ सर्विस दे रहे हैं. तो ऐसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते होंगे. तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़, हम इन एक्टिविटी को कैसे समझें, और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज़, और कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिनको हम ये क्लासीफाई कर सकें कि कौन सा सेक्टर क्या है, किस सेक्टर में क्या आता है. तो बेसिकली इसी सेक्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, देर आर मैनी एक्टिविटीज़. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके की जाती हैं. टेक फॉर एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. कल्टीवेशन ऑफ कॉटन में क्या है, ये पर्टिकुलर क्रॉप सीजन में बोई जाती है, राइट. फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट व्हाट वी नीड, वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट. हम इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन ये जो इसका जो प्रोडक्ट जो हम कॉटन बोते हैं, कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है. और इन केस सिमिलरली इन द केस ऑफ एक्टिविटी लाइक डेयरी, और जो डेयरी जो एक्टिविटी है, वी आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस, ताकि कितना चारा अवेलेबल है, कितने एनिमल हैं, इन सब पे डिपेंड करता है क्या. सो हियर अगेन द मिल्क इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट. सिमिलरली जो मिनरल्स एंड और हैं वो भी आपके क्या नेचुरल प्रोडक्ट ही हैं. तो एक चीज़ याद रखना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप डायरेक्ट लैंड से आपको मिल रही हैं, डायरेक्ट लैंड से मिल रही हैं, लाइक एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी, जो डायरेक्ट इससे मिलती हैं, या फिर जो नेचुरल सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, यानी जो नेचुरल सिंपल आप ये समझो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके बनती हैं, उनको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी सेक्टर. और बेसिकली यू कैन से दैट ए एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल, एंड यू कैन से एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर एज वेल. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ स्पेस में क्या करते हो, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में, दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर. समझ आया? ओके. सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर में जो आपको जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको आप चेंज करते हो, चेंज करके आप उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लेके जाते हो, और वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर होता है. तो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. सिंपल है, आपने कॉटन है, कॉटन के कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर. आप इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ले गए, आपने इसका क्या बना दिया, क्लॉथ बना दिया, कपड़ा बना दिया. तो ये क्या है, कपड़ा कहाँ बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड हो जाती है वहाँ पे उसको क्या बोलते हो, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एसोसिएट रहती है उसको क्या बोलते हो आप, सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल. फॉर एग्जाम्पल टेक ए एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्री और वर्कशॉप एट योर होम. द कॉटन प्लांट, फ्रॉम द प्लांट यू गेट, और कॉटन प्लांट जब आपको बोते हैं, बाद में आप उसको यार्न स्पिनिंग कर सकते हो, यार्न कर सकते हो, और उसको करके आप क्या कपड़े वगैरह बना सकते हो. सेम फॉर एग्जांपल शुगर केन, शुगर केन आप उससे शुगर और गुड़ बनाते हो, तो कहाँ बनाते हो, मिल्स में बनाते हो. सेम एग्जांपल आप जो मिट्टी होती है अर्थ को, आप उसको ब्रिक्स में फिर से आप हाउस या बिल्डिंग बनाते हो. तो समझ आ रहा है. तो इस सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जनरली आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हो. ओके, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज़ ए थर्ड कैटेगरी ऑफ सेक्टर, दैट इज़ टर्सरी सेक्टर. ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, और ये जो है, ये जो सेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प से ही डेवलप किया जाता है. और ये जो एक्टिविटी है सिंपल, इसमें किसी प्रकार की प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, सिंपल सर्विसिंग इंक्लूड होती है. क्या इंक्लूड होती है, सर्विसिंग इंक्लूड होती है. देखो, जो गुड्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में. फिर बाद में आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो किसके थ्रू, ट्रक या बसेस या ट्रेन के थ्रू या शिप के थ्रू. और इस टाइम पे फिर क्या है, गोडाउंस वगैरह में आप कोई अनाज वगैरह लेके जाते हो, और बाद में उसी चीज़ को आप बेचते हो.
तो वो क्या है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। या फिर आप किसी से टेलीफोन से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, बैंकिंग से मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रेड, बैंकिंग, कॉमर्स, ये स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे कौन से हैं, सर्विस एक्टिविटी है। तो सिंपल एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं, तो ये है आपका प्राइमरी सेक्टर, इधर आपका सेकेंडरी सेक्टर, और ये आपका टर्सरी सेक्टर। यहाँ से लैंड से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें, यानी नेचुरल रिसोर्सेज से जो डायरेक्ट आपको मिलती हैं वो प्राइमरी से, एग्रीकल्चर, डेयरी, मिनरल्स एंड और। बाद में इसी को कहाँ भेजा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पे क्या होती हैं चीज़ें, मैन्युफैक्चर। सपोज टेक एग्जांपल ऑफ कॉटन का एग्जांपल लो, कॉटन से आपने क्या बना दिया, क्लॉथ। या फिर शुगर केन का एग्जांपल लो, शुगर केन से आपने क्या बनाया, शुगर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। फिर बाद में इसी चीज़ को क्या है, अगर आपने कहीं बेचना है तो किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू या किसी कम्युनिकेशन के थ्रू तो कॉन्टैक्ट करोगे, राइट। और वो कौन प्रोवाइड करवाता है, सर्विस सेक्टर, यानी टर्सरी सेक्टर, जिसमें आपकी बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये सारी की सारी आ जाती है। जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाए वो क्या आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, व्हाट डज इट कम्स इनटू व्हाट, टर्सरी सेक्टर। क्यों, क्योंकि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। तो जो आपको सर्विस दे, दैट इज़ अ टर्सरी सेक्टर। So I hope this primary, secondary and tertiary is clear to you. And another sector, there is another sector, quaternary sector. इसमें क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है। जो लोग R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो क्वाटनरी यानी फोर्थ सेक्टर होता है वो। और आपको ये पता है कि सर्विस सेक्टर इंक्लूडेड सम सॉर्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एंड, राइट, जैसे वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स, पर्सनल सर्विसेज, वॉशरमैन, बार्बर, कोबलर, लॉयर, और ये सारे के सारे वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग सर्विसेज में हैं, राइट। ये क्या है। और अभी रिसेंट टाइप में हम देखें तो आपकी काफ़ी ज़्यादा ATM, कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सारे के सारे क्या सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। So economic activity that are grouped into 3 different category are highly interdependent। आपको पता है ये इंटरडिपेंडेंट तो है ही हैं। किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है, समझो। अगर ट्रांसपोर्ट या बस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बनेगी नहीं तो टर्सरी सेक्टर तो काम करेगा ही नहीं, इजंट इट। और अगर प्राइमरी सेक्टर से अगर आप आयरन ओर ना निकालो तो फिर आगे आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो आपको क्या लग रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ऑल द सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ एक्टिविटी के। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ फार्मर रिफ्यूज़ टू सेल शुगर केन टू द पर्टिकुलर शुगर मिल। अगर एक फार्मर है वो शुगर केन ना दे किसको, शुगर मिल्स को, तो क्या होगा। सो ये दिखा रहा है कि कितना डिपेंडेंट है सेकेंडरी सेक्टर किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे। तो सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे। दूसरा एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ द कॉटन कल्टिवेशन, इफ़ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। जो कॉटन है वो क्या है, हमारे जो कॉटन की जो मिल्स हैं वो इंडिया से ना लेके अमेरिका से कॉटन लेती है। सपोज करो इंडिया से वो नहीं लेती है कॉटन, लेकिन अमेरिका से लेती है, तो क्या होगा, इंडियन जो कॉटन कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेस प्रॉफिटेबल होगा। क्यों, क्योंकि इंडिया के फार्मर हैं वो मर जाएंगे फिर तो, और वो अपने फिर उसको कॉटन के प्राइस उनको अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर कॉटन के प्राइस अच्छे नहीं मिलेंगे तो वो कॉटन किस लिए उगाएंगे। तो सिंपल क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ये है कि किस तरह से इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो सर्विस सेक्टर है वो कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है। और फार्मर बाय मैनी थिंग्स सच एज ट्रैक्टर, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र। सपोज करो अगर इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले अगर इनकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मोर और लेस what you came to know that these all primary, secondary and tertiary, सारे के सारे जो सेक्टर हैं वो एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। बिना एक के दूसरा सेक्टर कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। ओके, यहाँ पे कुछ टेबल दी हुई है, आपको डिफरेंस बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में। और ये आपको टेलर क्या है, सर्विस है, बास्केट वीवर क्या है, फ्लोर क्या है, फिशरमैन क्या है, प्रेस सर्विस दे रहा है, गार्डनर, बी कीपर, एस्ट्रोनॉट, कॉल सेंटर, ये क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये आपको बताना है और बताना है कि कौन सा क्या है। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो। कंपेयरिंग दी 3 सेक्टर, देखो
the various production activities in the primary, tertiary and secondary और very large number of goods and services. डेफिनेटली ये जो है काफ़ी की सारी बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत ज़्यादा आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, राइट. एंड ऑल्सो थ्री सेक्टर हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम. आपको ये भी पता है कि इन तीनों के तीनों सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो काम कर रहे हैं. So the next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people are work in each sector. दूसरा, कितने गुड प्रोड्यूस होते हैं और कितने लोग उसमें कितने लोगों को उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इस चीज़ को हम देखेंगे. एंड हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड एंड सर्विसेज, नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईच कंट्री. देखो, दो तीन चीज़ें देखनी है हमने. कौन सी? सपोज करो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. कितने लोग इसमें काम करते हैं और कितना ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. इसमें कितने लोग काम करते हैं, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. सेम इसमें भी कितने लोग काम करते हैं, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. और हम इन चीज़ों को टोटल प्रोडक्शन, हर सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन को किस तरह मेजर करेंगे, किस तरह मेजर नहीं करेंगे, हम इसका ब्रीफ में इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. With so many thousands of goods and services produced, you might think that this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might be wonder how we can add up car, computer, nails and furniture. It won't make sense. So you are right in thinking to get around the problem. Economy suggests that देखो क्या बताना चाह रहा है. आपको ये लगेगा कि हर चीज़ डेवलप हो रही है, हर चीज़ बन रही है और इन चीज़ को ऐड करने में कोई सेंस नहीं बनती है. तो जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो आप किसी भी चीज़ की, अगर आपने जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो जो फाइनल वैल्यू है, क्या फाइनल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, आप किसी भी गुड एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू आप ले लो. ऐसा नहीं है कि आपने गेहूं की वैल्यू बनाई, गेहूं से फिर आपने आटा बना लिया, आटे की आपने ब्रेड बना ली, ब्रेड का आपने फिर ये सिंपल जो फाइनल वैल्यू ऐड हुई है उसकी, जो गुड एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू है बस उसको कैलकुलेट कर लो. तो आप क्या उस सेक्टर की आप टोटल ग्रोथ निकाल सकते हो. देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि 10,000 किलो के वीट हैं जो आपने 8 रुपये पर केजी पे बेच दिया और वीट की वैल्यू कितनी होगी, 80,000 रुपये. 10,000 किलो है, 8 रुपये पर केजी, तो 80,000 रुपये. और द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट कितनी है, 10 पीस 50 रुपये. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप. तो तीनों जो सेक्टर है, तीनों सेक्टर की वैल्यू को इंडिविजुअल निकाल लिया जाता है, फिर इसको जोड़ दिया जाता है. रिमेंबर, क्या प्रिकॉशन लेना है कि आपने किसी प्रकार की इंटरमीडिएट चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है, सारी के सारी फाइनल गुड एंड सर्विसेज इंक्लूड करने हैं. फॉर इंस्टेंस, एक फार्मर है जो वीट बेचता है टू ए फ्लोर मिल. एक फ्लोर मिल है, आटे की मिल है, उसको 8 रुपये पर केजी बेचता है. और मिल ग्राइंडर जो है वीट को बिस्किट बनाने वाली कंपनी को कितने रुपए में बेचता है, 10 रुपये में. और बिस्किट कंपनी क्या जो आटा यूज़ करती है, सच एज शुगर भी यूज़ करते हैं, उसमें ऑयल भी पड़ता है, उसमें पैकेजिंग भी होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. और बाद में जो बिस्किट मेकर है वो मार्केट में कितने रुपए में, 60 रुपये का बेचता है. 15 पैकेट, 15 रुपये पर पैकेट का बेचता है. तो बिस्किट आर द फाइनल गुड. तो आपने इसका आटे की, इनकी कीमत नहीं लगानी है, बल्कि किस चीज़ की लगानी है, फाइनल गुड की. फाइनल गुड क्या है, बिस्किट. क्योंकि फाइनल गुड वो होता है, याद रखना, फाइनल गुड वो होता है जो कस्टमर तक पहुंच रहा है. दैट इज़ योर फाइनल गुड. तो हमेशा याद रखना, हम हमेशा फाइनल वैल्यू को ऐड करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट यानी बीच की वैल्यू को हम ऐड नहीं करते हैं. ओके, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुकी है. सो वाई आर ओनली फाइनल गुड एंड सर्विसेज आर काउंटेड. इन द कॉन्ट्रास्ट फाइनल गुड सच एज वीट फ्लोर, ये इंटरमीडिएट गुड्स है. और इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो कई बार फाइनल गुड एंड सर्विसेज में यूज़ किए जाते हैं और इनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुकी होती है. हैंस द वैल्यू ऑफ 60 बिस्कुट फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर. क्योंकि जो 60 रुपये है जो आपने 15 रुपये पर पैकेट बेच रहे हो, वहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिस्किट कॉस्ट, सारी की सारी चीज़ ऑलरेडी जुड़ चुकी होती है, तो उनको बार बार ऐड करने का कोई मतलब नहीं है. सिमिलरली all the value over the intermediate goods have been included. To count the value of flour, wheat separately are not correct. Simple. So आपको सिंपल फाइनल वैल्यू ऐड करनी है, दैट इज़ बिस्किट की वैल्यू आपने निकालनी है. सो यहाँ पे क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर of the total production of that sector of that area, and the sum of production in three sector gives what is called GDP. It is the value of all final good and services produced within a country during a particular year. और किसी भी कंट्री की GDP ये शो करती है कि उसकी कंट्री
की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। देखो जीडीपी को समझो, अब जीडीपी होती क्या है। देखो एक चीज़ समझो, ये आपकी जीडीपी है। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है आपकी कंट्री में एक साल के अंदर कितनी गुड एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो विद इन कंट्री, दैट इज़ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ आया इतना कि एक साल में आप अपने यहाँ कितने गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो विद इन 1 ईयर और विद इन कंट्री, दैट इज़ जीडीपी। और इस जीडीपी में अगर आप नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देते हो, मतलब कितने लोग, जैसे सपोज करो ये इंडिया है और ये अमेरिका है, तो कितने लोग कितने इंडियन अमेरिका में काम कर रहे हैं और कितने अमेरिकन इंडिया में काम कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू घटा देते हैं और जोड़ देते हैं, तो ये आपकी बन जाती है क्या? जीएनपी, दैट इज़ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। और इस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रीसिएशन घटा देते हैं, मतलब जो हमारा घाटा हो जाता है, वियर एंड टीयर हो जाती है, तो ये क्या बन जाती है आपकी? एनएनपी, दैट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट। सिंपल, जीडीपी एक साल के अंदर कितना गुड एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किया, और आपने जो फॉरेन, जो दूसरे कितने इंडियन बाहर काम कर रहे हैं, कितने हमारे यहाँ बाहर के लोग काम कर रहे हैं, दोनों का लेखा जोखा करके घटा देते हैं, वो क्या बन जाती है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और अगर उसमें से हम घाटा घटा देते हैं तो क्या बन जाती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये आपकी क्या होती है? ये होती है क्या? आपकी नेशनल इनकम। ये क्या होती है? आपकी नेशनल इनकम। और जीडीपी में से हम डायरेक्ट अगर डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो क्या बन जाता है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक ग्राफ आप याद रखना, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है और एनडीपी क्या होती है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So in India, the mammoth task of measuring GDP is taken by the central government ministry. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है वो इसको मेज़र करता है। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से फाइनल वॉल्यूम और गुड सर्विसेज एस्टिमेट करके फिर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब देखते हैं कि हिस्टोरिकल चेंज इसमें क्या क्या हुआ है। तो हिस्टोरिकल चेंज क्या आया है? देखो, जनरली स्पीकिंग हमारे देश में इनिशियल स्टेजेस में जो डेवलपमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हैम्पर हुई है, अच्छी भी हुई है, बेकार हुई है, काफ़ी सारे ऐसे रीज़न रहे हैं। देखो, हमारे जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो मेथड ऑफ फार्मिंग्स थे जो एग्रीकल्चर में, वो बहुत ही ज़्यादा पुराने थे और जनरली, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी कम थी, सर्विस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा वीक था। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई उस हिसाब से इन सारे के सारे सेक्टर में चेंज आता रहा और बदलाव आता रहा। And however, at this stage, most of the good produced with were natural product from primary and secondary. Most people were almost employed in the sector. Over the long time, more 100 year, after कुछ 100 सालों के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्लूड हुआ जिसमें फैक्ट्री आ गई, काम स्टार्ट हो गया। And those people who had earlier worked on the farm, जिन्होंने पहले फार्म पे काम किया था वो क्या फैक्ट्री में काम करने लग गए, और फैक्ट्री में काम करने वाले और बाद में सेकेंडरी सेक्टर से धीरे धीरे वो क्या हो गए, धीरे धीरे जो इम्पोर्ट, धीरे धीरे वो चीज़ें हैं वो चेंज होने लगी, क्योंकि इस सेक्टर में भी ज़्यादा स्किल वगैरह की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, ये भी फिर से और डेवलप होने लगा। और धीरे धीरे हमने शिफ्ट किया किस पे? सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर। और आज के दिन हमारा इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन की हम बात करें तो सर्विस सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम सर्विस सेक्टर से ही करते हैं। एंड व्हाट आर द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 ईयर, और इन तीनों के तीनों 3 डिकेड्स में हम देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, इनमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। किस सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई, किस सेक्टर में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखो, अगर आप ये बात देखो, ये अगर आप बात करो जीडीपी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, अगर ये हम देखें जीडीपी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, अगर 1973 की बात मैं करूँ तो देखो
जो लगभग 1973 में एग्रीकल्चर थोड़ा ज़्यादा कर रहा था, सर्विस सेक्टर हमारा उतना डेवलप था नहीं और मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा कम ही डेवलप था। और बात करूँ मैं 2003 की, तो प्राइमरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ, सेकेंडरी भी डेवलप हुआ, लेकिन अगर टर्सरी की देखो तो टर्सरी ने बहुत जल्दी बूम किया है, राइट। तो ओवर द 30 ईयर्स जो प्रोडक्शन है वो हर सेक्टर का बढ़ा है, हर सेक्टर का बढ़ा है और टर्सरी का कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। तो कि क्यों द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर की क्यों ज़्यादा हुई? अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी को देखोगे, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ काम तो प्राइमरी सेक्टर में करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन सा करता है? सर्विस सेक्टर ज़्यादा पैसा करता है। कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विस सेक्टर करता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर, बल्कि लोग ज़्यादा यहाँ पे इंगेज्ड हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ। ये बहुत बड़ा लैकुना है हमारे देश में। सो क्या है, ओवर द 30 ईयर्स 1973 और 2003 के बीच में देखें तो हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ तीनों सेक्टर में। और लेकिन अगर हम देखें टर्सरी सेक्टर में ये बहुत ही बड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को रिप्लेस करते हुए टर्सरी सेक्टर वो है काफ़ी ज़्यादा एकदम से वो बूम हुआ है। टर्सरी सेक्टर क्यों इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया? देखो, इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, टेलीग्राफ सर्विसेज है, पोस्ट है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज, कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, कंपनीज, ये सारे के सारे चीज़ें किसी भी मॉडर्न स्टेट को चलाने के लिए हमें ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और ये बेसिक सर्विसेज होती हैं। और इसी बेसिक सर्विसेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्री है इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हमारे देश के बढ़े। तो लेकिन सारों का सारा डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, इसलिए सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। और सेकेंडरी क्या है, दूसरा सेकंड क्या है? पहला तो एग्जांपल ये होगा कि हमें बेसिक चीज़ें चाहिए, और बेसिक चीज़ें चाहिए अभी बेसिक सर्विसेज तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड रीज़न क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुई है उसके कारण भी सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कार बना रहे हो आप, ट्रेन बन रही हैं, बसेस बन रही हैं, ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, स्टोरेज गोडाउन बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, प्राइमरी सेक्टर की वजह से बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बन रही है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है। अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिक मजबूत होता जाता है। एंड थर्ड क्या है? इन लोगों की इनकम बढ़ी है, जिसके कारण लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया है, बाहर जाना, घूमना फिरना, टूरिज़्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह, ये काफ़ी सारे बड़े बड़े सिटीज़ में जाना स्टार्ट कर दिया है। सिंपल, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज़्यादा स्पेंड करोगे ही करोगे, फिर आपको मूवी भी देखनी है, आपको बाहर घूमने भी जाना है। तो टूरिज़्म क्या है? सर्विस सेक्टर को फिर से बूस्टअप मिल रहा है आपकी इनकम बढ़ने की वजह से। तो दिस इज़ अनदर रीज़न वाई सर्विस सेक्टर इज़ बूमिंग। एंड व्हाट इज़ द फोर्थ रीज़न? ओवर द पास्ट डिकेड सर्टेन सर्विसेज सच एज आप काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि आपने आईटी का जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से सपोज करो ये भी आप अगर लेक्चर देख पा रहे हो तो क्या सर्विस सेक्टर की वजह से ही दे पा रहे हो। इंटरनेट प्रोवाइडर इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है, इसलिए मैं आराम से वीडियो बना पा रहा हूँ और आप लोग अपने मोबाइल के थ्रू देख पा रहे हो। तो ये आईटी सेक्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसके चलते सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। सो हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इक्वली वेल। इंडिया में सारे के सारे सर्विस सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं कर रहे, कोई लिमिटेड पेस पे भी ग्रो कर रहे हैं। और कहीं सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली और स्किल्ड लेबर चाहिए। और जैसे कुछ लोग हैं जैसे पेटी बिजनेस में भी हैं, जैसे शॉपकीपर हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन है जो छोटे मोटे अपने साधन चलाते हैं, या फिर कुछ ऑटो चलाते हैं, ये भी सर्विस, रिक्शा पुलर भी सर्विस सेक्टर में ही आता है, क्योंकि वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो सारे के सारे की अच्छी हालत नहीं है, कुछ सर्विस सेक्टर हैं जो अच्छे हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट कम लोगों को देता है लेकिन जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एज़ पर एग्रीकल्चर वो इकोनॉमी में कम कंट्रीब्यूट करता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लोगों को देता है। और यही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ पे सारे, वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड कहाँ पे होते हैं? देखो, ग्राफ 2 रिप्रेजेंट करता है कि ओवर द 30 ईयर्स किस तरह से इम्पोर्टेंस चेंज हुई है।
देखो शेयर इन द जीडीपी देखेंगे अब इसमें 1973 में जो एग्रीकल्चर का शेयर बहुत ज़्यादा था और मैन्युफैक्चरिंग का इतना था, ट्रसरी का इतना, लेकिन अगर 2003 का डाटा शेयर करें तो जीडीपी में एग्रीकल्चर बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर देखो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी थोड़ा ज़्यादा कंपेयर कर रहा है। अगर शेयर ऑफ जीडीपी में देखें तो सबसे ज़्यादा किसका है, टर्सरी का, उससे फिर सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं पे इंगेज होते हैं, और सर्विस सेक्टर ज़्यादा करता है लेकिन ज़्यादा से कम लोग यहाँ पे इंगेज होते हैं, इतने लोग यहाँ पे नहीं हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी शेयर दिखाया हुआ है एम्प्लॉयमेंट का। अगर 1973 की बात करें तो लगभग 70% पॉपुलेशन कहाँ पे थी, एग्रीकल्चर में ही इंगेज थी। ऑलमोस्ट 20% कहाँ पे थी, मैन्युफैक्चरिंग में, और 10% के आसपास टर्सरी में। लेकिन अगर आज 2000 का डाटा हम देखें, अगर आप 2020 का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। यहाँ पे 2000 का डाटा दिया हुआ है, शायद मेरी किताब काफ़ी पुरानी है ये, जहाँ से मैं जिसमें पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी किताब में देखना, शायद नया डाटा मिले। तो यहाँ पे ये है, देखो एग्रीकल्चर का शेयर 60% हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। नहीं 2003 में देखो कितने लोगों को, 60% लोगों को जॉब दे रहा है आज भी ये, और टर्सरी इतना ज़्यादा जॉब नहीं दे रहा है, बल्कि कंट्रीब्यूट टर्सरी करता है ज़्यादा और जॉब ये दे रहा है ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा लैकुना है, क्योंकि टर्सरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्किल वगैरह चाहिए, जिसके कारण इनफ जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही है टर्सरी सेक्टर में एज़ कम्पेयर टू। और इंडिया की पॉपुलेशन क्या ज़्यादा इलिटरेट है, वो स्किल्ड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कहाँ पे इंगेज होती है, एग्रीकल्चर में ही इंगेज रहती है। सो और इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्री के जो आउटपुट है वो थोड़ी सी बड़ी है, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। और सर्विस सेक्टर है वहाँ पे एकदम से प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई है, लगभग देखा जाए तो 11 टाइम्स द सर्विस सेक्टर इंक्रीज्ड, लगभग ये 2.5 गुना हुई है, तो 11 गुना बढ़ी है। एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये जीडीपी में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करते हैं। और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, इसमें लगभग 3/4 इनका 3/4 प्रोडक्शन होता है, और लगभग ये आधे से ज़्यादा लोगों को काम देते हैं। डज दिस मीन दैट वर्कर इन द एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच दे कुड? इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के वर्कर कम काम कर रहे हैं और सेकेंडरी टर्सरी के ज़्यादा काम कर रहे हैं। देखो एक तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, राइट। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, एक लेडीज़ है स्मॉल फार्मर लक्ष्मी, और उसकी 2 हेक्टेयर ज़मीन है जो कि अनइरीगेटेड है, जो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है, रेन पे, और उसमें ज्वार बाजरा अरहर जैसी चीज़ वो उगाती है। 5 लोग हैं घर में, और 5 के 5 लोग वो काम करते हैं, और उनको काम कहीं भी नहीं है, और कोई भी खाली नहीं बैठता है, और उनका जो लेबर इफेक्ट है वो भी डिवाइडेड हो जाता है। देखो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर से? एक तो ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा इंगेज्ड हैं, और बारिश भी नहीं होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपके पास कितने अच्छे इरिगेशन है, कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, विनोविंग मशीन, ये सारे वगैरह हैं भी या नहीं, उस चीज़ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एक गरीब परिवार के लिए एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्शन होता ही नहीं है, लेकिन उनके अलावा उनके पास कोई काम भी नहीं है। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, छुपी हुई बेरोज़गारी है। छुपी हुई बेरोज़गारी मतलब जहाँ पे ज़रूरत 2 लोगों की है, काम कर रहे हैं 5 लोग, मतलब जो 3 लोग हैं अगर उनको आप निकाल भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किस पे, प्रोडक्शन पे। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया है सुखराम का। यहाँ पे सुखराम है, वो हायर करता है 2 मेंबर्स को, और लक्ष्मी जैसी फैमिली है वो एक्स्ट्रा वेजेस के थ्रू वहाँ पे काम करने के लिए तैयार भी हो जाती हैं, अलग से वर्कर मिल जाते हैं। सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल, अगर आपको 5 पीपल की ज़रूरत नहीं है तो यू विल रिमूव 2 पीपल और 3 पीपल, आप उनको हटा सकते हो। क्यों? और उनको हटाने से क्या है, प्रोडक्शन पे भी कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल, इसका मतलब क्या है, हमारे देश में जो लैक्स ऑफ फार्मर ऐसे हैं कि even we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer.
अगर हम कुछ लोगों को निकाल के एग्रीकल्चर से और दूसरे सेक्टर में स्किल दे के काम करवा लें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो नहीं गिरेगी। इसका मतलब क्या है, अगर अच्छी बात है अगर वहाँ से हम एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल के किसी दूसरी जगह काम लगाते हैं, इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी नहीं गिरेगी और साथ में जो एक्स्ट्रा लोग आए हैं वो कोई एक्स्ट्रा काम करके फैमिली की इनकम को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इससे जो छुपी हुई बेरोज़गारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखो हम देख चुके हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हैपन इन द अदर सेक्टर, कुछ दूसरे सेक्टर में भी होता है। फॉर एग्जांपल देयर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअल वर्कर हैं जो डेली एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, जैसे पेंटर है, प्लम्बर है, रिपेयर पर्सन है, ये भी अलग अलग तरह की और जॉब्स कर रहे हैं। इनको भी हर टाइम पे काम नहीं मिलता है, किसी जगह काम मिलता है, जैसे एसी का काम है, कूलर का काम है। तो इलेक्ट्रिशियन को जनरली जो काम मिलता है समर में मिलता है, वो विंटर में उतना काम उसका होता ही नहीं है एज़ कम्पेयर टू समर, क्योंकि समर में सबको कूलर, एसी, पंखा वगैरह ठीक कराने होते हैं और विंटर में उसको काम नहीं करवाना पड़ता। इसका मतलब क्या है, ये लोग भी सीजनल बेरोज़गारी से लड़ते हैं और कईयों को तो ऐसा भी होता है कि पूरे दिन कोई काम ही नहीं मिलता, तो दे आर जस्ट पुलिंग। रिक्शा पुलर है, देखो उनकी क्या हालत हो रही है, वो भी सर्विस ही प्रोवाइड करवाते हैं और वो सारा दिन काम करते हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम कमाते हैं। तो सर्विस सेक्टर में भी ये चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है सर्विस सेक्टर में भी। तो तीनों के तीनों सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिया हुआ ये करके देखना क्या है और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू डोंट नो। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करवानी है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमें किस तरह से क्रिएट करनी है। देखो ऊपर के डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयड है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने लक्ष्मी का एग्जाम्पल देखा, लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर अनइरीगेटेड लैंड है, लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट से लोन या मनी मिल जाता है तो अपने लैंड को वो इरीगेट कर सकती है और अपने लैंड को अगर इरीगेट कर सकती है तो वो दूसरी क्रॉप भी उगा सकती है। वीट है जो राबी सीज़न में उगती है उसको भी उगा सकती है इंस्टेड ऑफ बाजरा एंड अरहर। तो और काफ़ी ज़्यादा, एंड 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज़। और 1 हेक्टेयर है वो 2 लोगों को 50 दिन के लिए काम प्रोवाइड करवा सकता है, क्योंकि उसमें सोइंग की ज़रूरत होती है, फिर पानी देना, फिर फर्टिलाइज़र, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या फिर हार्वेस्टिंग का हमें चाहिए होता है। और 2 more family member can work in their own field, 2 more member of the family can be employed in our own field, और दूसरे 2 लोग भी हम इसको काम पे लगा सकते हैं। Now suppose a dam is constructed and canal is dug to irrigate many such farmer। अब आप लोगों को बैंक से लोन प्रोवाइड करवा सकते हो। दूसरा, अगर आप डैम और कैनाल्स इंट्रोड्यूस बनाते हो तो इससे ज़्यादा क्या है, इससे एक तो कैनाल बनाओगे तो उसमें इरिगेशन, कैनाल बनाने के लिए नहर जब आप खुदाई कराओगे तो नहर खुदवाने के लिए वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ लोगों को काम मिलेगा। दूसरा, जब ये इरिगेशन फैसिलिटी चालू हो जाए, कैनाल बन जाएगी, तो अब आसपास के जो खेत हैं वो आप उसमें पानी दे सकोगे, जिसके कारण क्या है, एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट होगी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एक तरह से ख़त्म होगी। क्यों, अगर आप अच्छा पानी मिलेगा तो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो आप इसको हार्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए। तो दूसरा क्या है, आप किस तरह बढ़ा सकते हो एम्प्लॉयमेंट, किस तरह क्रिएट कर सकते हो, बाई कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड बाय डिगिंग कैनाल। Now suppose Lakshmi and other farmer produce much more than before. They would also need sell some of this. For this they might require for transport. अगला जो है डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट सही ढंग से डेवलप्ड है तो लक्ष्मी जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनको एक्सेस नहीं है पानी का और वो अपने शहरों में जाके सही दाम पे नहीं बेच सकती। अगर सपोज करो अच्छा रोड है, अच्छी फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, गवर्नमेंट की तरफ से ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, तो लक्ष्मी जैसे बहुत सारे किसान लोग वहाँ पे जाके अपने प्रोड्यूस को काफ़ी ज़्यादा बेच सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं लोगों को जॉब ही दोगे। तो इस प्रकार से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। एंड लक्ष्मी नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर लोन। लक्ष्मी की नीड है वो वाटर से ही कन्फाइंड नहीं है। एज ए पुअर फार्मर सी नीड मैनी थिंग्स एज वेल, लाइक
सी नीड फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, उसको पंप सेट भी चाहिए, उसको फाउंटेन भी चाहिए, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो कहीं ना कहीं से उसे पैसे लेने ही पड़ेंगे। अगर वो मनी लेंडर से लेती है, गांव के साहूकार से लेती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर लोकल बैंक उसको रिजनेबल रेट पे अगर ब्याज पैसा दे देता है, तो वो अपना लैंड को टाइमली कल्टीवेट कर सकते हैं विद मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग इक्विपमेंट, और जिसके चलते वो चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हमें चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो हमारे देश के किसान सही ढंग से हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अनदर वे क्या है, आप चीप लोन प्रोवाइड करवाओ, एक चीप एग्रीकल्चर लोन, और बाद में आप क्या हो, जहाँ पे प्रॉब्लम है उन जगहों को आइडेंटिफाई करो, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, सेमी रूरल इंडस्ट्री लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैनी फार्मर है जहाँ पे अरहर और चिकपी यानी पल्सेस क्रॉप उगाना स्टार्ट किया है, वहाँ पे दाल मिल आप लगा सकते हो, कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हो, जिससे फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा पोटैटो ओनियन वगैरह मार्केट में बेच सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हनी भी कलेक्शन सेंटर खोल सकते हो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मर हनी भी सेंटर खोल सकें। पोटैटो, टमाटो, राइस, वीट, ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव में अच्छी तरह से इंक्लूड की जा सकती हैं। डू यू नो दैट इंडिया देर इज़ अबाउट 200 मिलियन स्कूल गोइंग एज ग्रुप, आउट ऑफ दिस ओनली 2/3 आर अटेंडिंग। 200 मिलियन लोग हैं जिसमें से 2/3 ही अटेंड करते हैं, बाकी सारे लोग कहाँ करते हैं? बाकी सारे लोग कहीं ना कहीं लेबर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। Thus, the rest are not. They may be at home or many of them are working as child labor. बहुत सारे लोग या तो घर पे रहते हैं या चाइल्ड लेबर का काम करते हैं। तो चिल्ड्रंस आर टू अटेंड स्कूल, अगर बच्चों को स्कूल अटेंड करना है, अगर हमने स्कूल बनाएंगे, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनाएंगे तो स्कूल बनाने के लिए वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे हमको क्लरिकल स्टाफ चाहिए, लेबर चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लोग चाहिए, टीचर्स चाहिए, पियोन चाहिए, लाइब्रेरियन चाहिए। कितने लोगों की जॉब क्रिएट होगी देखो। इसी तरह हमारे देश में प्लानिंग कमीशन की एजुकेशन सेक्टर लगभग 20 लाख जॉब क्रिएट कर सकता है। इसी तरह हमारा हेल्थ सेक्टर, सपोज करो आपने हॉस्पिटल बनाया, तो हॉस्पिटल बनाया तो आपको डॉक्टर चाहिए, आपको नर्स चाहिए, कंपाउंडर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। पहले तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल बनाने से भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो देयर आर मैनी थिंग्स, by these you can create lot of job। ओके, तो हर सेक्टर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं इनकम वगैरह, काफ़ी ज़्यादा इनकम वगैरह क्रिएट कर सकता है। रीजनल टूरिज़्म से, रीजनल क्राफ्ट से, आईटी सेक्टर से अगर इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो एडिशनली हम वो हर ईयर में लगभग 35 लाख जॉब हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी 2005 में, मनरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट टू वर्क के अंडर। ये क्या करती है? ये 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करवाने की। अगर गवर्नमेंट ऐसा करवाने में फेल हो जाती है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, राइट। तो ये मनरेगा याद रखना, 100 दिन का रोज़गार याद रखना। सो देखो किस तरह से गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट्स भी बनाए हैं। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई कि चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट, ट्रांसपोर्ट, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, एग्रीकल्चर लेबर को चीप सब्सिडाइज रेट पे सारी चीज़ें सब्सिडाइज करो ताकि वो प्रॉपरली हार्वेस्ट कर सकें। तो इस तरह से, और मनरेगा जैसी स्कीम है गवर्नमेंट की स्कीम, वो और ज़्यादा चलानी चाहिए ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को दी जा सके। तो आपने देखा किस तरह से आप जॉब क्रिएट कर सकते हो बाय अडॉप्टिंग लॉट ऑफ मेथड्स। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द डिवीजन ऑफ सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। टिल देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। रात के 2 बज गए हैं, सो जाओ। गुड नाइट।